राहुल गांधी साहब जो हैं उन्होंने नरेंद्र मोदी को एक नया नाम दिया है। वैसे नाम तो काफ़ी दिन से मार्केट में चल रहा था, लेकिन अब राहुल गांधी साहब की ज़ुबान से भी ये नाम आ गया है, तो अब इस नाम की जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत बढ़ गई है, क्योंकि राहुल गांधी जो हैं वो भारत के एक बहुत ही अहम सियासी रहनुमा हैं। उन्होंने कहा है नरेंद्र मोदी दरअसल सरेंडर मोदी है। क्या कहा, ज़रा सुने। ये बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो, नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। तो ये तो सरेंडर का इल्ज़ाम लगा दिया है राहुल गांधी ने। लेकिन ये जो एक टर्म इस्तेमाल होती है दो नंबरी, तो ये जो मोदी साहब की दो नंबरियाँ हैं ना, पाकिस्तान के साथ भी वो बड़ी दो नंबरी करते रहे हैं। एक ज़माने में जब वो लाहौर आए थे तो नवाज़ शरीफ साहब के घर गए थे वो, और उन्होंने दावा किया जी कि मैं तो जनाब बड़ा पाकिस्तान के साथ तल्लुकात बेहतर बनाने में मैं बहुत मुखलिस हूँ, लेकिन मेरी पीठ के पीछे से मुझे खज्जर घोंप दिया जाता है। उस वक्त वो ये कह, अब क्या कहते हैं, ज़रा दोनों छोटे छोटे क्लिप ज़रा सुन लें। मैंने जन्मदिन की बधाई के लिए नवाज शरीफ को फोन किया था काबुल से। तो मैंने कहा मियाँ साहब कहाँ हो, तो उन्होंने कहा मैं लाहौर हूँ। मैंने कहा यार कमाल हो, तुम रावलपिंडी रहते नहीं हो, लाहौर रहते हो। तो उन्होंने ऐसे पूछा आप कहाँ, मैं कहा मैं काबुल हूँ और हिंदुस्तान जा रहा हूँ। तो बोले आप यहाँ होकर के जाइए। मैंने कहा भाई अब अचानक तो कैसे बनाऊंगा। नहीं, बोले आप जाते हैं, बोले हम 10 मिनट के लिए मिल लेंगे, आप आइए। हम लाहौर गए एक सदिच्छा से, क्योंकि वो मेरे यहाँ शपथ समारोह में आए। तो अब एक नई सलाह आपको दी गई है कि भाई पाकिस्तान से जरा डर के रहो, उसके पास न्यूक्लियर बम है। ऐसा है वो ताकत को मैं खुद लाहौर जाकर के चेक करके आया, और बिना कोई सिक्योरिटी चेक में सीधा चला गया। और वहां पर एक रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा था, अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा, ये बिना वीजा कैसे आ गए। तो पहले मोदी साहब कहते थे कि मैं तो गुडविल जेस्चर के तौर पे लाहौर गया, अब कहते हैं भाई मैं तो देख के आया हूँ लाहौर, बगैर वीज़े के घुस गया वहाँ पे। तो मुशाहिद साहब, ये अब आप को क्या लग रहा है कि इस माहौल में रॉ और आईएसआई मिल बैठ के कोई गलतफहमियाँ दूर कर सकते हैं, जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो दो नंबरियाँ कर रहा है, रंगबाजियाँ कर रहा है। देखें जी, ये नोट कर लें मीर साहब के 1962 के बाद जब हिंदुस्तान ने पंडित नेहरू की क़यादत में चाइना से पंगा लिया और मार पड़ी बहुत बुरी, उससे उतनी बड़ी शिकस्त इस वक्त मोदी को हुई है। ही इज स्पीकिंग फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ वीकनेस, और उसकी नीयत ठीक नहीं है। मेरे ख्याल में जंग नहीं कर सकता, लेकिन गंद कर सकता है, गंद करेगा। तो इसमें अगर जब तक उनकी सोच में कोई तब्दीली नहीं है तो ये फिर गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन होगी ना। वो तो मांगेंगे कि फलानी लिस्टें दें, फलाना करें। तो हम क्योंकि बुनियादी तौर पर पाकिस्तान तो एक अमन पसंद मुल्क है, तो हम अपनी उस पॉलिसी के तहत बार बार कहे जा रहे हैं अच्छा जी ठीक है, हम आपसे बातचीत के लिए तैयार हैं, आईएसआई और रा भी आ जाएं, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। हाँ, लेकिन अंदर से हमें पता है तो नहीं होनी चाहिए ना ये, बट वी कैन नॉट ट्रस्ट मोदी। ऑफ कोर्स नॉट। मतलब मोदी तो आपके वो बुनियाद के खिलाफ है, आपके नजरियात के खिलाफ है, आपके वजूद के खिलाफ है। उनको खटकता है पाकिस्तान का वजूद। इशू उनके लिए कश्मीर या दहशतगर्दी या वाटर्स नहीं है, इट्स पाकिस्तान। अच्छा एजाज चौधरी साहब, चीज वो खटकती है। ये बात बड़ी अहम है, जरा ये हमारे व्यूअर्स को समझाएं कि इंडिया का असल मसला दहशतगर्दी भी नहीं है, उनका मसला कश्मीर भी नहीं है, उनका मसला पाकिस्तान का वजूद है। क्या ये बात दुरुस्त है? आरएसएस वाले जो क्राउड है। जी, मेरा तो यही ख्याल है कि आरएसएस वाला जो क्राउड है, और उसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आप सरवारकर की राइटिंग्स पढ़ लें, आप गोलवाकर का बंच ऑफ थॉट्स पढ़ लें, उसमें उन्होंने बड़ा ही क्लियर लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान जो है वो सिर्फ हिंदुओं का है, और अगर कोई नॉन हिंदू रहना चाहता है तो वो हिंदू तर्ज माशरत अपनाए। तो इसमें कोई उसमें नहीं है। दूसरा ये कि अखंड भारत का भी इन्होंने शोशा इन्हीं का पैदा करदा है, इससे पहले तो ये सिलसिला था ही नहीं कभी। वैसे भी भारत आज तक हिंदुस्तान तारीख में तो कभी भी एक बड़ी यानी रियासत के तौर पर तो नहीं रहा था। ये तो अंग्रेज़ों के ज़माने में एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी आई, और उसी से मुतासर होकर 1925 में सरवारकर ने ये कहा कि हाँ जी इनको हम एक अपना बड़ा देश बनाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि वो थिंकिंग बीजेपी के अंदर सरायत कर गई है। मैं ये नहीं कहता कि सारे के सारे हिंदुस्तान के लोग यही सोचते हैं, मुमकिन है वहाँ पे उन लोगों की और राय हो, लेकिन कम से कम बीजेपी और आरएसएस के लोगों की बिल्कुल यही राय है, और मोदी साहब का भी तो बिल्कुल यही एजेंडा था।
और आपको याद होगा तो अपनी इनॉग्रेशन में उन्होंने सिर्फ रीजन को बुलाया था, बाकी वाले में भी बुलाया था, पाकिस्तान को नहीं बुलाया था। उनका ये ख्याल था कि हम इस रीजन के ठेकेदार होंगे, इस रीजन के पुलिसमैन होंगे, इस रीजन के हेजमॉन होंगे, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होगा, जो मर्जी टर्म यूज़ कर लें। उनका ये ख्याल था कि ये सब के सब हमारे ज़ेरे असर होंगे, लेकिन उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि दुनिया जो है वो ज़्यादा होशियार है उनकी अपनी सोच से, इस तरीके से नहीं चल सकता था। और वही बाद में वो खुद ही एक्सपोज हो गए हैं। पाकिस्तान को बहरहाल इस बात से होशियार रहना चाहिए कि जो आरएसएस के जो लोग हैं इनको तो कायद-ए-आज़म ने भी अपोज किया था, और इवन जो कांग्रेस के लोग हैं विनियर पे सेकुलरिज्म रखते हैं, लेकिन आप देखें अंदर से वही, अभी एक मेरी और किताब आ रही है वो उसके ऊपर कि 1937 की जो मिनिस्ट्रीज थी उसके अंदर बाकायदा सारे हिंदू सिंबलिज्म अपनाए किए गए थे, जिसके बाद कायद-ए-आज़म बहुत ज़्यादा हो गए थे कि भाई ये तो हिंदू राज की तैयारी हो रही है। ये बड़ी आपने एक अहम बात किया है। 1937 का जो इलेक्शन था, उस इलेक्शन में कांग्रेस ने 6-7 स्टेट्स में कामयाबी हासिल की, तो वहाँ पे कांग्रेस ने जो स्टेट का जो तराना है वो वंदे मातरम बना दिया था, जो वंदे मातरम एक एंटी मुस्लिम तराना है। तो उससे ये कायद-ए-आज़म को यकीन हो गया कि कांग्रेस और आरएसएस में कोई फ़र्क नहीं।